इससे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे कि कोई ये दर्पण है, समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। तो इस समतल दर्पण पे है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री पर एक ये था जिसको हम लोग बोलते थे अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते थे। ये 90 डिग्री पे यहाँ पे जो ये जो रहता था इसको बोलते थे हम लोग आपतन बिंदु, है ना। और ये जो कोई भी किरण आती है तो उस किरण को हम लोग बोलते थे आपतित किरण, और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाते थे, इसको बोलते थे हम लोग परावर्तित किरण, है ना। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो बनता था इसको हम लोग बोलते थे आपतन कोण, और यहाँ पे ये जो परावर्तित किरण के पास बनते थे उसको बोलते थे हम लोग परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में क्या है कि पहला जो पॉइंट है कि जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु सब क्या है, एक ही समतल पे होता है, यानी सब एक ही समतल पे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है ना। तो दूसरा ये है कि ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण जो है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या है आपस में हमेशा बराबर रहता है। यही है परावर्तन के नियम में, ठीक है। अब ये था परावर्तन के नियम। अब अगला टॉपिक है नियमित तथा विसरित परावर्तन, है ना। नियमित परावर्तन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर रहती है, इस प्रकार के परावर्तन नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि देखिए ये मेरा एक सतह है, ठीक है, ये सतह है, ठीक है। तो इस सतह से कि जितना भी आपतित किरण है ना, जितना भी, जैसे यहाँ पे अभिलंब से ही ये परावर्तित होता है, ये अभिलंब खींचे, ये भी अभिलंब खींचे, ठीक है, ये भी अभिलंब। तो इससे अगर यदि ये जो आपतित किरण आई, ठीक है, अब इससे ये जो देखिए ये रहा, फिर यहाँ से ये अगर ये आई और फिर ये रहा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, तो ये समांतर है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन, है ना। देखिए फिगर में यहाँ उसी तरह कि आपतित समांतर किरण, यहाँ से एक जो किरण आ रही है, ठीक है, ये जो किरण आ रही है फिर ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये क्या है, जो आपतित किरण भी समांतर है और परावर्तित किरण है समांतर है। इस प्रकार का परावर्तन समतल तथा चिकने परावर्तक सतह से होती है ना। कि आपतित समांतर किरण, देखिए ये जो ये आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये जो किरण आ रही है फिर परावर्तित होके जा रही है, तो ये जो है समांतर है कि नहीं, जैसे आपतित वाला भी समांतर लग रहा है तो हम लोग को आपस में परावर्तित वाला भी समांतर है, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है घटना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, ठीक है। अब विसरित परावर्तन, देखिए विसरित परावर्तन किसको बोलेंगे हम लोग, समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए कि ये मेरा एक सतह है, ये अभिलंब मेरा कहलाएगा। क्यों अभिलंब इस तरह यहाँ इसमें क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है ये जो सतह है क्या ये समतल है, नहीं है। तो समतल नहीं है, तो यहाँ से ये आपतित किरण है, जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है परावर्तित किरण, फिर ये आपतित किरण है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके परावर्तित किरण, फिर ये आपतित किरण, फिर ये परावर्तित किरण। तो ये क्या आपतित, ये जो आपतित किरण मान के चलिए बराबर है, ठीक है, मगर परावर्तित किरण क्या समांतर है, नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इस प्रकार का परावर्तन या समतल तथा रुखड़े परावर्तक सतह से होती है। यानी कि ये ऐसा जो परावर्तन कब होता है, ये रुखड़े या तो जहाँ समतल बराबर नहीं है वहाँ पे इस तरह का परावर्तन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है जो हम लोग का, यह है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो दर्पण होता है उससे हम लोग का प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज बनता है वो कैसा रहता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बोला है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तीसरा कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। फिर क्या है, पंचमा क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तिक होता है, यानी कि दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना दिखाता है। इसमें देखिए क्या क्या बता दिया
कि आभासी होता है ना, कि यानी कि जैसा है वैसा ही दिखता है। ठीक है। दूसरा क्या बोला था कि दर्पण के पीछे बनता है, जो भी इमेज है उसका अगर यदि उसके सामने है तो दर्पण के पीछे बनता है हमेशा। ठीक है। और अगर यदि देखिए यहाँ तीसरा में क्या बोला है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है ना। अगर यदि देखिए ये दर्पण है मेरा, तो यहाँ से ये जो होता है वस्तु की दूरी, अगर यदि ये वस्तु है यहाँ, ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी जो आपस में क्या रहेगी, ये जो प्रतिबिंब इधर जो बन रहा है तो ये क्या होगा, बराबर रहेगा। अगर ये दर्पण है, अगर यदि हम यहाँ खड़ा है समतल दर्पण के आगे, तो इसके आगे इधर जितना दूरी पे ये वस्तु है उतना दूरी पर हमारा इमेज भी बनेगा। ठीक है। फिर क्या बोला है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि ये जितना, जैसे ये वस्तु है, मान के चलिए इतना लंबा वस्तु है, ठीक है, जितना भी 1 मीटर 2 मीटर, तो इधर उसका इमेज भी 1 ही मीटर का बनेगा। ठीक है। और फिर क्या बोला कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। ठीक है। और फिर क्या होता है कि पार्श्विक परावर्तिक होता है, मतलब कि अगर यदि इधर ये दाहिना है तो दाहिना का बायां दिखाएगा और बायां का दाहिना दिखाता है। ये होता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए अब क्या बोला है कि अगर यदि हम दो समतल दर्पण को, है ना, कि अगर यदि कितना एंगल पर रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। जब दो समतल दर्पण के बीच के कोण क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री होती है तो प्रतिबिंब देखिए हम लोग का कितना कितना बने। अगर यदि दो समतल दर्पण को 0 डिग्री पर रखेंगे तो उसमें अनंत, यानी कि कोई लिमिट नहीं है उसमें, कितना कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि कितना उसमें इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा। अगर यदि कोई भी दो समतल को हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो उसमें इमेज बनता है मेरा 7। ठीक है। अगर यदि 60 डिग्री पर रख रहे हैं तो 5 इमेज बनेगा, और 120 डिग्री पर रख रहे हैं तो 2 इमेज बनती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है कि दोनों समतल दर्पण समांतर, यानी कि 0 डिग्री पर रख रहे हैं, यानी कि दोनों जो समतल दर्पण क्या है, समांतर है। एक अब अगला टॉपिक है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना, पूछ देगा इस तरह कि जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में कितना होता है, हम लोग का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। इस तरह का क्वेश्चन इससे एक जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा। ठीक है। फिर क्या देखिए पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। पेरियोस्कोप वह अंतर है जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाली वस्तुओं को भी देखा जा सकता है ना, कि पेरियोस्कोप एक ऐसा अंतर है जो भी हम लोग को दृष्टि पर नहीं पड़ रहा है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला है कि सूर्य का प्रकाश सफेद या रंगीन, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद होता है या रंगीन होता है, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है क्या कि सूर्य के प्रकाश को सफेद प्रकाश के रूप में माना जाता है ना, यानी कि उसको हम लोग सफेद प्रकाश के रूप में माना जाता है। वास्तव में यह सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है ना, यानी कि ये जो सफेद प्रकाश है वो कितना रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। ये रंग बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी तथा लाल है, यानी कि ये देखिए इतना रंग से मिलकर ये बना है कौन, सूर्य का जो ये सफेद है प्रकाश। ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण। जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं कि जब हम लोग जो भी सफेद प्रकाश है उसको जब उसमें गुजारते हैं तो वो विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण का मतलब वो बढ़ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में रुके वर्षा के बूंदों पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है और चाप का निर्माण करते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। कि क्या बोल रहा है कि जब भी जो वायुमंडल में जब भी बारिश जब रुक जाता है हम लोग देखते हैं क्या होता है कि आसमान में 7 रंगों का दिखता है ना। तो वो कैसे होता है कि जब वो बूंदों पर है ना, उसका जब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तो वो चाप में 7 रंग जो होता है, हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य जो होता है उसका लाइट जो सफ़ेद रंग का होता है वो जो 7 रंगों का मिश्रण है ना, तो वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है। अब अगला टॉपिक है क्या है कि मानव नेत्र और उसकी संरचना, यानी कि मानव नेत्र के बारे में हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए कि नेत्र की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उससे आती प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती
है ना। यानी कि हम लोग जानते हैं कि आँख से हम लोग देखते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु के हम लोग तभी देख सकते हैं जब क्या होता है मतलब उस वस्तु पर लाइट पड़ेगा, तब वो हम लोग का आँख पास जाता है, तब उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना। अगर यदि अंधेरा, मान के चलिए कोई रूम में कोई भी वस्तु है, तो उस रूम में अगर यदि वहाँ लाइट नहीं है तो हम लोग उस वस्तु को वहाँ नहीं देख सकते हैं, है ना। अगला एरो देखिए कि नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। यानी कि जो नेत्र का आकृति होता है वो क्या ऐसा होता है, गोलाकार होता है। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है। जो नेत्र का जो बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है, ठीक है। ये देखिए नेत्र की फिगर है, आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये जो इसका ये क्या होता है, आइरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, दीर्घ तंत्रिका क्या होता है, अंधबिंदु क्या होता है, रेटिना बता रहे हैं अभी हम। कॉर्निया, देखिए कॉर्निया हम लोग किसको बोलते हैं, नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं, है ना। कि अभी हम लोग भी पढ़े थे पिछले में भी कि जो बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है, ये सफ़ेद तथा कठोर क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्या होता है दुर्घटना से आँख को हम लोग को बचा सकता है ना। तो उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। अब देखिए आइरिस, है ना, आइरिस किसको बोलते हैं, देखते हैं। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होते हैं जिसे आइरिस कहते हैं। यानी कि जो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का मांसपेशी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पुतली किसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस में भी एक छोटा सा द्वार होता है, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। आइरिस नेत्र का वह भाग है, इसको विशेष रंग प्रदान करती है। यानी जो आइरिस जो होता है वो क्या कहता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। फिर है कि आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर यदि उसमें हमारे आँख में भी अगर लाइट भी प्रवेश हो रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो आइरिस ही है, ठीक है। अगला टॉपिक है रेटिना। रेटिना हम लोग किसको बोलते हैं, देख लेते हैं। आँखों का पिछला भाग रेटिना कहलाता है ना। आँखों का जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और जो भी हम लोग जानते हैं कि अगर यदि आँख में भी हम लोग जान रहे हैं कि लेंस रहता है ना। तभी हम लोग समतल दर्पण में भी पढ़े थे कि अगर यदि यहाँ पे ये समतल दर्पण है तो इधर ये वस्तु है, तो उसका जो भी ये बनता है क्या है, इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे बनता है ना। तो उसी तरह यहाँ भी आँख में भी हमारा क्या होता है, जो प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर बनता है। रेटिना हमारा कहाँ है, पिछला भाग होता है ना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता है, यह 16 सेकेंड तक बना रहता है। यानी कि जो भी रेटिना पर जो भी इमेज बन रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, वो कम से कम 16 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। आँखों में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है ना। जो आँख में एक मेरा ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है लेक्राइमल ग्रंथि, जो क्या करता है, आंसू बनाने का कार्य करता है, ठीक है। जानवरों के आँखों में टीपीडम लूसीडम नामक द्रव पाया जाता है जिसके कारण इनकी आंखें रातों में चमकती हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके आँख जो है रात में चमकती है। तो वो रात में क्यों चमकती है, क्योंकि उनके आँखों में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है टीपीडम लूसीडम, है ना। जो क्या होता है, जिसके कारण से उनकी आँख जो है रात में चमकती है। अब अगला टॉपिक है एक अंधबिंदु। अंधबिंदु हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए रेटिना पर एक ऐसी बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरणें से इसकी संरचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती है, इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं, है ना। कि रेटिना पर एक ऐसा बिंदु जिसका सूचना जो क्या होता है, मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अंधबिंदु, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं हमारा जो आँख है वो बहुत अनमोल है, उसका देखभाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला क्या है कि हमेशा स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में 2 बार धोना चाहिए। कम से कम दिन में कितना बार धोना चाहिए हम लोग को, साफ पानी से 2 बार धोना चाहिए। दूसरा क्या है कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत ज़्यादा प्रकाश हानिकारक है ना। कि जो भी लाइट होता है तो हम लोग को बहुत कम लाइट में भी नहीं रहना और बहुत ज़्यादा लाइट में भी नहीं रहना है, जो हमारे आँख के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। फिर क्या है कि पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी किताब या कुछ पढ़ रहे हैं तो हम लोग का जो भी है वो क्या है, हम लोग को ज़्यादा नज़दीक या तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सूर्य या शक्तिशाली
प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, है ना। जैसे भी हम लोग सूर्य को जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली वो लाइट देता है ना, बहुत तो वो सबको हम लोग को क्या करना चाहिए, सीधा डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगला है कि रात में टेलीविज़न देखते समय कंप्यूटर का या तो कंप्यूटर कार्य करते समय कमरे में लाइट अवश्य जला लें, है ना। कि जब भी हम लोग देखते हैं, मान के चलिए टीवी, बहुत लोग का आदत होता है, क्या होता है कि मतलब रात के अंधेरा में मतलब देखते, है ना, सारा उस रूम का लाइट उट बंद कर लेते। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। और यदि आप कंप्यूटर भी चला रहे हैं तो क्या करना चाहिए हम लोग को कि उस रूम का लाइट हम लोग को जला लेना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जैसे देखिए हम लोग एक टीवी देख रहे हैं, तो टीवी से हम लोग जा रहे हैं, उससे लाइट से वो हम देख रहे हैं, तो उस लाइट से क्या होता है, अगर यदि उस रूम का पूरा लाइट बंद रहेगा तो हमारा जो ये टीवी से हमारा पूरा आँख पर ही लाइट पर ही होगा, कंज्यूम होगा यानी जमा होगा, ठीक है। अगला है कि दूषित नदियों तथा तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि हम लोग को गंदा पानी, है ना, गंदा पानी से कभी नहाना नहीं चाहिए, जो जिससे हम लोग को क्या होता है, आँख पे प्रभाव पड़ेगा। ये था हमारा, ठीक है। और ये हो गया दाइन, ठीक है, ये दाइन हो गया। इसका नोट्स किसका था, ये क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है ना, लाइट का था। और लाइट के ये क्लास 8 है।